हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्र इंस्टीट्यूट। मैं हूं चंद्रभान। तो दोस्तों, जैसे हम लोग बात कर रहे थे जलवायु प्रदेशों की, और हमने पिछले वीडियो में बात की थी भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर के प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लें, क्योंकि जो है यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इस वजह से यहाँ से आने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट भी यहाँ पर क्लियर होते हैं। तो हमने भूमध्य सागरीय तक पढ़ लिया है। जैसे कि हमने विषुवतीय रेखीय जलवायु के बारे में पढ़ा, मानसूनी के बारे में पढ़ा, सवाना या सूडान तुल्य के बारे में पढ़ा, मरुस्थलीय जलवायु के बारे में पढ़ा, और भूमध्य पिछले वीडियो में हमने बात की थी भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं स्टेपी तुल्य जलवायु के बारे में। ठीक है, ये आज का टॉपिक हमारा है और इस वीडियो में सिर्फ हम स्टेपी तुल्य जलवायु के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये जानिए कि इस चार्ट के माध्यम से, जैसा कि आप पिछले वीडियो में भी देखे होंगे कि हमने बताया था कि ये वाला हिस्सा जो है वो आपका पूर्वी हिस्सा है महाद्वीपों का, और ये वाला हिस्सा पश्चिमी है और ये वाला मध्य का है। तो जैसे हमने 30 से 45 के मध्य में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के बारे में बात की थी कि 30 से 45 के मध्य में स्थित होता है। अब यहाँ ये आप दिमाग में मत सोचिएगा कि 30 से 45 एग्जैक्ट, यहाँ पर एक अनुमान है, एक आंकड़ा है कि इसी क्षेत्र में, इसी अक्षांशों के मध्य में ये इस तरह की जलवायु देखने को मिलती है। हाँ, यहाँ पर ऊपर नीचे भी हो सकता है, जैसे सूर्य उत्तरायण होगा तो कुछ खिसक करके ऊपर जा सकता है। जैसे हम यहाँ पर 45 की बार करते हैं तो 46, 47, 48, 50 तक जा सकता है। और जब हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं, अर्थात जब मकर रेखा पर जब सूर्य दक्षिणायन होता है, तो ऐसी स्थिति में ये हिस्सा जो 45 है ये घट करके 40 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ एग्जैक्ट नहीं होता है, बस एक मोटा मोटी एक आंकड़े के लिए सारे जो है चांस यहाँ पर जो है बताए जाते हैं। ठीक है, तो हमने भूमध्य सागरीय के बारे में बात की थी और वो वीडियो आपको बहुत पसंद भी आया होगा। आज हम बात करेंगे स्टेपी तुल्य जलवायु के बारे में। ठीक है, ये आप मैप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें भी हम बात करेंगे, इसकी भी बात करेंगे, यहाँ पर भी हम इसको समझाएंगे। ठीक है, तो स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश की क्या विशेषताएं हैं, हम उस पर बात करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर सारी विशेषताएं नोट कर रखी हैं और ये विशेषताओं से ही प्रश्न पूछा जाता है। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी मैं उनको समझा दूंगा और ये टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये मैप बना हुआ है, ग्लोब बना हुआ है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा एक जानकारी देंगे। हालांकि बहुत सारी जानकारी है इसके बारे में, पवनों के बारे में, लेकिन हम वो पवनों के टॉपिक में करने वाले हैं। यहाँ पर हम सिर्फ जलवायु प्रदेशों की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी आपका फोकस सिर्फ इन पॉइंट्स पर रहना है, की पॉइंट्स पर रहना है, और उसके बाद हम फिर जो चीजें समझाएं उसको ध्यान देना है। ठीक है, तो स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश जो है, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि यही सवाल पूछा जा सकता है कि 30 से 45 के मध्य में पाई जाती है। किस अक्षांशों के अंतर्गत? 30 से 45 के मध्य में, और कहां पर? महाद्वीपों के बीच में। ठीक है, ना पूर्वी में ना पश्चिमी में, बल्कि महाद्वीपों का जो मध्य वाला भाग होता है उसे ही हम स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 30 से 45 के मध्य में महाद्वीपों का बीच वाला हिस्सा। जैसे यहाँ पर देखेंगे ये एशिया है, एशिया का ये जो बीच वाला हिस्सा है ये आएगा इस पे। ठीक है, अफ्रीका का बीच वाला हिस्सा वो आएगा इस पे, उत्तरी अमेरिका का बीच वाला हिस्सा, दक्षिणी अमेरिका का बीच वाला हिस्सा, और किन अक्षांशों के मध्य? 30 से 45 के मध्य में। एक चीज तो ये जानते रहिए। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अर्धशुष्क महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, अर्थात यहाँ यह पूरी तरीके से शुष्क भी नहीं होता है और पूरी तरीके से आर्द्र भी नहीं होता है, अर्थात हम कह सकते हैं अर्धशुष्क महाद्वीपीय जलवायु यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। एक तो ये विशेषता हो गई। दूसरी, दिन और रात के बीच में तापमान में काफ़ी अंतर पाया जाता है। उस अंतर का रीज़न क्या है? देखिए, मैं जो कारण है, जो उसका कॉन्सेप्ट है, मैं वो आपको समझाता चलूँगा तो आपको पॉइंट्स और क्लियर होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एशिया महाद्वीप की बात करें तो ये रसिया है। ठीक है, रसिया। अब यहाँ पर क्या है कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। रीज़न ये है कि जैसे आप देख रहे होंगे कि ये है आपकी कर्क रेखा ऐसे गुजरती है, लेकिन जब ये सूर्य उत्तरायण होता है तो ये कर्क रेखा की स्थिति थोड़ा सा जो ऊपर है निकल जाती होगी। ठीक है, ये जो है थोड़ा सा ऊपर खिसक जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पर सूर्य की किरणें कुछ ज़्यादा पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ गर्मी की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, थोड़ा सा गर्मी बढ़ जाती है। और रीज़न ये है गर्मी ज़्यादा होने का, क्योंकि जो तटीय क्षेत्र होते हैं उन तटीय क्षेत्रों की खास विशेषता ये होती है कि जो समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं, समुद्र की अगर बात करें, महासागर की बात करें, तो महासागर जो है कैसे हैं? देर में गर्म और देर में ठंडे होते हैं, और जो स्थलीय भाग है वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाता है। तो जो तटीय क्षेत्र होते हैं वो समकारी जलवायु वहाँ पर पाई जाती है, न तो ज़्यादा गर्मी न तो ज़्यादा ठंडी। लेकिन चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल अधिक है,
क्षेत्रफल अधिक होने की वजह से, जैसे कि हम जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं स्टेपी तुल्य की, तो हम तटीय की तो बात कर नहीं सकते, हम मध्य की बात करेंगे। तो यहां पर मध्य में क्या होता है कि तटीय जो समकारी जलवायु होती है उसका यहां पर प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, इसकी वजह से भी यहां पर गर्मी जो है ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, और दूसरी चीज यहां पर सर्दियों के समय की बात करेंगे तो सर्दियां कब होंगी, जब ये सूर्य दक्षिणायन होगा। जब सूर्य दक्षिणायन होगा, जब सूर्य जो है यहां मकर रेखा पर लंबवत चमकेगा, तो इस वाले क्षेत्र में तापमान या सूर्यातप की मात्रा कम प्राप्त होगी। तो ऐसी स्थिति में यहां पर क्या है, ठंडी बढ़ेगी। और ठंडी अधिक बढ़ने का रीजन क्या है, ठंडी अधिक बढ़ने का रीजन ये है कि जो उत्तर से हवाएं आएंगी, जो आर्कटिक से हवाएं आएंगी, चूंकि ये वाला पूरा जो है आपका ध्रुवीय प्रदेश है, इन ध्रुवीय प्रदेश से जो है हवाएं आएंगी, बर्फीली हवाएं आएंगी, जिसकी वजह से यहाँ ठंडी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो गर्मी के समय में टेम्परेचर लगभग जो है 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और अगर हम सर्दियों की बात करें तो -55 डिग्री सेल्सियस तक तापमान यहाँ पर गिर जाता है, जो कि पॉइंट्स यहाँ पर दिया भी गया है। तो जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ गर्मियों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में -55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ ऋतुओं में, गर्मी और सर्दियों के बीच में जो टेम्परेचर होता है उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, और दिन और रात के बीच में भी यही एक कारण है। स्थलीय प्रभाव की वजह से यहाँ दिन और रात के तापमान में भी काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। कैसे प्रदेशों में, स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेशों में। ठीक है, अगला यहाँ पर अगली विशेषता है उत्तर से आने वाली हवाओं के कारण, जैसे हमने यहाँ पर बताया भी कि उत्तर से आर्कटिक से जो हवाएं आएंगी, ठीक है, यहाँ पर जो ऐसे हवाएं आएंगी, यहाँ हम कह सकते हैं ऐसे जो हवाएं आएंगी वो ठंडी हवाएं होंगी। और आपको पता होगा कि एशिया का सबसे ठंडा स्थान कहाँ पर है, और रसिया में ही एक बर्खोयांस्क नामक जगह है। ठीक है, बर्खोयांस्क नामक जगह है जो कि एशिया का सबसे ठंडा स्थान है माना जाता है। यहाँ की अगर हम बात करें यहाँ के वनस्पति के बारे में, तो यहाँ की वनस्पतियों में मुख्यतः जो है घास क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक, क्योंकि अगर हम वृक्षों की बात करेंगे तो वृक्षों को बारिश की, बरसात की, वर्षा की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है और घास को कम होती है। तो यहाँ पर अपेक्षाकृत जो है बरसात कम हो पाती है। उसके रीजंस क्या है, बारिश कम होने के रीजंस क्या है, वो भी हम देखेंगे। क्योंकि जैसे कि एक रीजंस ये है कि आंतरिक स्थिति के कारण वर्षा की मात्रा कम होती है। आंतरिक स्थिति का मतलब क्या है कि अगर हम बात करें पूर्वा पवनों की, ठीक है, पूर्वा पवने जैसे हम क्या कहते हैं, व्यापारिक पवने कहते हैं। ठीक है, ट्रेड विंड्स कहते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये महाद्वीपों के जो पूर्वी हिस्से हैं उनमें बारिश करते हैं। चूंकि हम यहाँ अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर रसिया को देखें तो बीच वाला क्षेत्र जो है 30 से 45 के मध्य में स्टेपी में आएगा। अब जब ये पूर्वा पवने अपने साथ बारिश लेकर के आएंगी, बादल लेकर के आएंगी, तो यहाँ से बरसते बरसते यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आर्द्रता की कमी हो जाएगी, बादलों में नमी की मात्रा शून्य हो जाएगी। ऐसे में यहाँ बारिश न के बराबर होती है, बहुत कम बारिश हो पाती है। ठीक है, एक तो ये रीज़न है। चाहे इस तरफ से हमारे जाएं पछुआ पवने, चाहे इधर से जाएं। हालांकि पछुआ पवनों से जो बारिश अधिक होती है अपेक्षाकृत, पूर्वा पवनों की अपेक्षाकृत पछुआ पवनों से थोड़ा बारिश यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है। तो एक तो रीज़न ये है कि आंतरिक स्थिति की वजह से यहाँ पर बारिश कम हो पाती है, और पछुआ हवाओं की पेटी में ये स्थित है, ये भी जानते रहिए। ये जो क्षेत्र होते हैं पछुआ पवन की पेटी में स्थित होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे हमने यहाँ पर ये जो ग्लोब बनाया हुआ है, आप देखिएगा यहाँ पर ये जो 0 से 30 इधर आएंगे, 0 से 30 उधर जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ पर ये जो हवाएं चल रही हैं ऐसे, ठीक है, अर्थात ये पूरब से पश्चिम की तरफ ऐसे, तो इनको हम बोलते हैं क्या, पूर्वा पवने, या हम ट्रेड विंड्स बोलते हैं। इन्हीं के माध्यम से प्राचीन काल में व्यापार किया जाता था, इन्हीं के हवाओं के सहारे। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जैसे हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें हाई प्रेशर देखने को मिलता है। तो निम्न प्रेशर जो है वो कहाँ पर होगा, ये 0 से 23 या 0 से 10 के मध्य में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको लो प्रेशर देखने को मिलेगा। इसके बाद हाई प्रेशर की बात करेंगे तो हाई प्रेशर दोनों गोलार्धों में 30 से 35 के मध्य में हम देखते हैं कि यहाँ पर हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर, और आपको पता है कि हमारे कहाँ से किधर चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, अर्थात उच्च दाब से निम्न दाब वायु की तरफ, निम्न दाब की तरफ जो है हवाएं चलती हैं, गमन करती हैं। तो यहाँ तो हमने देखा कि ये जो क्षेत्र है यहाँ से ऐसे चली अंदर की तरफ। ठीक है, ये ट्रेड विंड्स, अर्थात हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। लो प्रेशर कहाँ पर, ITCZ का निर्माण कहाँ पर होता है, विषुवत रेखा, यानी हम 0 से 5-10 उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के बीच में हम देखते हैं कि यहाँ पर ITCZ जो है पाया जाता है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर 30 से 45 के मध्य में हमें हाई प्रेशर जो है, तो अब ये हाई प्रेशर से हवाएं क्या हैं, ये आपका लो प्रेशर बनता है ऊपर।
ठीक है। लो प्रेशर हम देखेंगे 60 से ऊपर जो है वो लो प्रेशर हमें देखने को मिलता है, 60 अक्षांश से ऊपर लो प्रेशर देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके बाद फिर जब हम ध्रुवों में जाएंगे तो वहां पर फिर हाई प्रेशर देखने को मिलता है। तो यहां पर एक लो प्रेशर जो बना है, तो अब ये चूंकि यहां पर हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर से हवाएं जो है लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। तो यहां हम देखते हैं कि 35 से 60 अंश अक्षांश के मध्य में दोनों गोलार्धों में हम ये देखते हैं कि हवाओं की जो दिशा होती है, अब यहां पर पृथ्वी का जो घूर्णन है वो भी यहां पर प्रभाव दिखाता है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि 30 से 60 के मध्य उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाओं की दिशा होती है वो कैसी होती है, वो होती है आपकी पश्चिम से पूर्व दिशा में, ठीक है। तो इन्हें हम पछुआ हवाएं बोलते हैं। और यहीं पर मोस्टली यहीं पर जो है वाताग्रों का भी निर्माण होता है। वाताग्रों का निर्माण कैसे होता है कि जो ध्रुवीय पवनें हैं, ध्रुवीय पवनें अपने साथ बहुत सारे ठंडी होती हैं, ठीक है। और ये जहां पर हाई प्रेशर जो बना हुआ है, ये हाई प्रेशर जो बना हुआ है इसके ऊपर लो प्रेशर होता है। तो यहां से हवाएं आई हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, तो हम यहां देखते हैं 60 अंश अक्षांश के लगभग यहां वाताग्र भी बनते हैं। और वाताग्र हालांकि ये 60 के ऊपर ही लगभग बनते हैं, लेकिन जब सूर्य दक्षिणायन होगा तो ये वाताग्र थोड़ा सा नीचे खिसक कर आ जाएंगे। तो इससे भी वाताग्री वर्षा भी थोड़ा बहुत यहां पर हम देखने को पाते हैं स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेशों में, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि जो वाताग्री वर्षा होती है वो मोस्टली आपका मैक्सिमम जो है वो शीत ऋतु में ही होती है, ठीक है। तो यही एक वजह है कि हम देखते हैं स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेशों में हम शीत ऋतु में ही बारिश देखते हैं अपेक्षाकृत गर्मियों की अपेक्षा। हालांकि बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है, लेकिन जो भी बारिश होती है वो ज्यादातर पछुआ हवाओं के प्रभाव से और शीत ऋतु में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ये जो स्टेपी शब्द है, स्टेपी शब्द एक रूसी शब्द है और इसका अर्थ होता है सपाट घास के मैदान, ठीक है, सपाट घास के मैदान। और याद रखिएगा ये जो स्थिति है सपाट घास मैदानों की, ये हमें उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों जगह देखने को मिलती है, ठीक है। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में अधिक वर्षा होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप देखेंगे कि जब आप ग्लोब को देखिएगा तो आप ये देखेंगे कि ज्यादातर स्थलीय भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है और सागर की मात्रा जो है, जल की मात्रा वो है वो दक्षिण गोलार्ध में ज्यादा देखने को मिलती है। तो जब सागर ज्यादा होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा, संघनन ज्यादा होगा तो बारिश भी हमें अपेक्षाकृत उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध में ज्यादा देखने को मिलती है। तो जो दक्षिणी गोलार्ध के स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश हैं, जैसे कि हम यहाँ देखेंगे अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा जो आपका रसिया है या उत्तरी अमेरिका है, यहाँ की अपेक्षाकृत दक्षिण गोलार्ध के स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेशों में बारिश अधिक देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये भी एक चीज होती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर शीतोष्ण घास के मैदान बनते हैं, ठीक है। स्टेपी तुल्य जो होते हैं ये शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एक यहाँ पर एक चीज और जानते रहिए कि इन्हीं स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेशों में बहुत ही अधिक मात्रा, चूंकि घास वाले क्षेत्र होते हैं तो यहाँ पर घास कुल की जो फसलें होती हैं, गेहूं बहुत ज्यादा होता है यहाँ पर। चाहे हम उत्तरी अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर जो स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश हैं उत्तरी अमेरिका में, उनको हम प्रेरी के मैदान बोलते हैं। तो प्रेरी के मैदानों में गेहूं बहुत ज्यादा उत्पादित किया जाता है, ठीक है। तो जैसे हम अब इन्हीं स्टेपी तुल्य घास के मैदानों को हम अर्जेंटीना में क्या बोलते हैं? पंपास। अर्जेंटीना में क्या बोलते हैं? पंपास। और अर्जेंटीना कहां पर है आपका? ये दक्षिणी अमेरिका में इस वाले हिस्से में देखने को हमको मिलता है, ठीक है। अर्थात यहां पर मकर रेखा के जस्ट नीचे देखने को मिलेगा आपका पंपास घास के मैदान, ठीक है। और ये हम ये कह सकते हैं कि ये सारे के सारे जो स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश होते हैं, स्टेपी तुल्य जो घास के मैदान होते हैं, इन्हें हम शीतोष्ण घास के मैदान भी कह सकते हैं। अर्थात वो घास के मैदान जो 0 से 30 से 35 के मध्य दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं, के अंदर पाए जाते हैं, वो सारे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, ठीक है। जैसे कि लानोस कंपोज की हमने बात की थी, लेकिन यहाँ पर शीतोष्ण घास के मैदान जो हैं इन्हें हम स्टेपी तुल्य घास के मैदान भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप पंपास देखेंगे तो अर्जेंटीना में, प्रेरी देखेंगे तो इन्हीं स्टेपी तुल्य घास के मैदानों को ही अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अर्जेंटीना में पंपास कहते हैं, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी कहते हैं, मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप में, ठीक है, जो मध्य एशिया है ये और पूर्वी जो यूरोप है इस वाला हिस्सा, यहां पर आपको देखने को मिलेगा स्टेपी तुल्य घास के मैदान, ठीक है, स्टेपी घास के मैदान। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका की बात करेंगे तो दक्षिण अफ्रीका में आप देखते हो ये दक्षिण अफ्रीका देश है, यहाँ पर आपको वेल्ड, ये दक्षिणी गोलार्ध की जब हम बात करेंगे तो वेल्ड नाम के घास के मैदान जो हैं वो स्टेपी तुल्य घास के मैदान है, या हम शीतोष्ण घास के मैदान कह सकते हैं। ये कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में। पुस्ताद जो है वो हंगरी में और डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में। इस तरीके घास के मैदान हमें देखने को मिलते हैं दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जो घास वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ये पूछ सकता है कि निम्न में
में से एक कौन सा घास मैदान शीतोष्ण घास मैदान है या स्टेपी तुल्य है। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्टेपी तुल्य ही हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग देशों में उनके नाम अलग अलग हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, और जैसे मंचूरिया बोलते हैं घास के मैदान चीन में, कैंटरबरी बोलते हैं न्यूजीलैंड में। तो ये सारे के सारे स्टेपी तुल्य घास के मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेशों के बारे में जाना। गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, और जैसे हम प्रेरी की बात करें, स्टेपी की बात करें, रसिया में, यूक्रेन में ये जो घास के मैदान पाए जाते हैं, इन्हीं घास के मैदानों में बहुतायत में गेहूँ की फसल का उत्पादन किया जाता है और दुनिया भर में निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो ये था स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे चाइना तुल्य जलवायु के प्रदेशों के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।